दर्शकों नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस के कारण, लक्षण और उसकी चिकित्सा यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा। आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर उसामा अख्तर जी, जो हमको बताएंगे कि हम इस चिकित्सा पद्धति से हेपेटाइटिस का लाभ कैसे ले सकते हैं, हेपेटाइटिस को कैसे करेक्ट कर सकते हैं और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हम बात करते हैं अलग अलग चिकित्सा पद्धति की, उसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है? यूनानी चिकित्सा पद्धति में जैसे हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपका आयुष आता है। आयुष के अंदर में आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, सिद्धा है, होम्योपैथ है। उसमें यूनानी जो है आपका बेसिकली जो हर्बल से उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, हर्ब्स के ज़रिए। उसमें 90% से ज़्यादा जो है आपकी जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज किया जाता है। उसमें 5 से 7% जो है आपका मिनरल्स भी उसमें यूज़ किए जाते हैं और 2-3% कुछ एनिमल ओरिजिन की भी मेडिसिन होती है इसमें। इसके ज़रिए हम इलाज करते हैं। उसमें बेसिक हमारा प्रिंसिपल है यूनानी पद्धति में जो है आपका टेम्परामेंट के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। उसमें मेडिसिन का टेम्परामेंट होता है, जैसे हॉट होता है, कोल्ड यानी कि गर्म मिजाज की दवाएं होती है, सर्द मिजाज की यानी कोल्ड है। इसी तरीके से ड्राई या याबिस मिजाज की दवा होती है। इसी तरीके से आपका रतब या वेट के मेडिसिन होती है। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी डिजीज़ होती है उनको भी टेम्परामेंट में डिवाइड करते हैं। और फिर उसी टेम्परामेंट, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, जैसे हम लोगों को डिस्कशन है जैसे हेपेटाइटिस का, तो हेपेटाइटिस में भी जैसे अलग अलग टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग उसमें हो सकता है। जैसे हार हेपेटाइटिस जो है उसको, या बारिद उसको बोलते हैं, जैसे कि हॉट है, कोल्ड है, उसका टेम्परामेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी हम देंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी को हार मिजाज का यानी हॉट टेम्परामेंट की वजह से हो रहा है अगर हेपेटाइटिस, तो उसमें फिर हम कोल्ड मेडिसिन देते हैं जो कि उसको टेम्परामेंट को कूल करे और डिजीज़ को भी क्योर करे। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है यूनानी मेडिसिन का। हेपेटाइटिस एक आम आदमी के समझने के लैंग्वेज में बात करें तो जी। क्या है और कितने प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस एक्चुअली है मैम आपका जो भी हमारा लीवर जो है, हेपेटिक बोलते हैं लीवर, और आइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन को या सूजन को। तो जो भी लीवर के अंदर जो हमारा जो सूजन होता है उसको बोला जाता है हेपेटाइटिस। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कभी वायरल उसका कारण हो सकता है, अगर दूसरा बैक्टीरियल उसका कारण हो सकता है हेपेटाइटिस का, या फिर जो है एमेबिक हेपेटाइटिस होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल हेपेटाइटिस है या वायरल हेपेटाइटिस है, या फिर आपका जो है एमेबिक हेपेटाइटिस है। इसी तरीके से जब यूनानी मेडिसिन में हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मिजाज भी है उसकी, आपका जो है इसको यूनानी में उस हेपेटाइटिस को बोला जाता है वर्म कबिद। ठीक है, तो वर्म कबिद में हार मिजाज का वर्म कबिद हो सकता है या बारिद मिजाज का वर्म कबिद हो सकता है। इसी तरीके से याबिस है, या फिर आपका रतब मिजाज का उसमें हेपेटाइटिस यानी कि उस तरीके की इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसमें अगर हार का अगर हम लेते हैं उसमें, तो हार में जब वर्म कबिद बोलेंगे, हेपेटाइटिस बोलेंगे, तो उसके अंदर में ये होगा कि आपका जो गर्म मिजाज की ज़्यादा चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं, या उसका बॉडी का टेम्परामेंट में ज़्यादा जो है टेम्परामेंट बढ़ा हुआ है, हरारत बढ़ी हुई है, या टेम्परामेंट जो है ज़्यादा है, तो उसमें फिर हम लोग ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि वो कोल्ड टेम्परामेंट की हो और उसके ज़रिए से हो। अब जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसको फिर बहुत सारे वायरल में फिर डिवीज़न करते हैं। वायरल में आपका सबसे पहले तो एक होता है कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, और एक और बल्कि 1960 में जो है आपका हेपेटाइटिस जी को भी डिस्कवर किया गया है, जो रिसेंटली अभी बहुत रिसेंटली। अब डिफरेंट जो है अगर सबका बात करें तो ये तो हो गया वायरल। दूसरा है कि आपका और दूसरे वायरस से भी हो सकता है, जैसे एबिस्टीन बार वायरस होता है या साइटोमेगल वायरस होता है, इनके ज़रिए भी वायरल हेपेटाइटिस होता है। ठीक है। मुख्य लक्षण अगर मैं पूछूं हेपेटाइटिस कि कैसे पहचान सकता है कोई भी कि वो हेपेटाइटिस से ग्रसित है? हेपेटाइटिस जैसे कोई भी अगर पेशेंट हम लोग के पास जैसे आता है, तो सबसे पहली चीज़ है वो है कि वो बताए कि मेरे जो मैं यूरिन पास हो रहा है या पेशाब जो कर रहा हूँ, तो उसके अंदर येलो इश कलर ज़्यादा है, या फिर मेरी बॉडी की स्किन की कलर जो है डार्क येलो इश हो रही है, या जो आपकी आँख में जो स्क्लेरल पार्ट होता है, जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर वो बोले कि मेरा वो जो आँख का जो स्क्लेरा है वो भी सफ़ेद जो है वो येलोइश हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है तो ये है, जो अगर हमारा बॉडी के अंदर में सीरम बिलीरुबिन का लेवल जो है 1 से कम होना चाहिए, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर करके, उससे कम होना चाहिए। लेकिन अगर वो 2 या 2.5 से ज़्यादा होगा तो वो विजिबल होते हैं आपको इजीली, जो है 2-2.5 से ऊपर में जाता है। दूसरी चीज़ है कि वो बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है,
ये जितने भी हेपेटाइटिस है सब में ये कॉमन ये साइन सिम्टम मिलेंगे, हेपेटाइटिस ए बी या बैक्टीरियल है या फिर एमबी का है, वो सब के अंदर में। क्योंकि हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि आपका जो है लीवर के अंदर सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन का ये कारण है कि डिफरेंट जो है बैक्टीरिया या वायरस है, या फिर जो है आपका एमीबिया की वजह से हो रहा है, या फिर जो है फैटी लीवर की वजह से हो रहा है, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो रहा है, जो हाई अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं उनकी वजह से, तो उस वजह से हो रहा है। तो उसमें फिर जो है कि आपका वोमिटिंग का टेंडेंसी मिलेगी, बहुत ज़्यादा कोई नाउजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है बार बार, बॉडी अगर सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इचिंग बोल सकता है। अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपका जो है राइट साइड ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियम में, जो जहाँ जिस पोजीशन पे आपका लीवर होता है, हमारे एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड करते हैं, तो जो मेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का रीजन है वहाँ पर लीवर लोकेटेड होता है हमारे एब्डोमेन के अंदर में। तो उस एरिया में वो पेन बोल सकता है कि मुझे पेन होता है और वो मीटिंग होती है, उसके बाद में ईचिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है, थकावट, कमज़ोरी, उसको वीकनेस फील हो सकती है। तो ये सारे लक्षण उनमें, सारे हेपेटाइटिस के जितने किस्में हैं सब में ये चीज़ें मिलेंगी आपको कॉमन। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस को और पीलिया को क्या हम एक मान सकते हैं या दोनों अलग अलग बीमारियां हैं? पीलिया एक्चुअली देखिए, पीलिया कोई बीमारी नहीं है, इसको बोल सकते हैं। हेपेटाइटिस अब तो बीमारी है, लेकिन पीलिया सिर्फ एक लक्षण है एक्चुअली, वो है ना। जैसे कि अभी मैंने कहा है कि जैसे उसको इक्टेरस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, या येलोइश या पीलिया, मतलब पीलापन जिसको बोल रहे हैं कि आपका स्किन के अंदर में या स्क्लेरा में पीलापन दिख रहा है, वो एक्चुअली वो रिप्रेजेंटेशन है आपके बीमारी का। पीलापन वो किसी न किसी कारण से हो रहा है, वो सिम्टम है सिर्फ कि हम देख रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर में जब सीरम बिलिरुबिन बढ़ रहा है। अब उसको आम ज़बान में अगर हेपेटाइटिस, मुझे तो नहीं मालूम है कि उसको बोलते हैं कि पीलिया को हेपेटाइटिस बोल रहे हैं, लेकिन हेपेटाइटिस पीलिया जहाँ तक मैं जान रहा हूँ वो सिर्फ बोलते हैं लक्षण को, जो पीलापन नज़र आ रहा है आपका स्किन में या स्क्लेरा में, या येलोइश कलर आपका यूरिन में आ रहा है, तो यानी कि हाँ पीलिया हो गया इसको। पीलिया यानी कि सब स्किन का कलर पीला हो रहा है, उसके आँखों में जो आपका स्क्लेरल पार्ट है, जो वाइट पोर्शन है, सफ़ेद वाला हिस्सा है, वो पीला हो रहा है, तो उसके जो बेसिस पे वो पीलिया बोल रहे हैं। लेकिन वो पीलिया का वो हेपेटाइटिस की वजह से ही हो रहा है वो, लेकिन वो एक्चुअली बीमारी। हम ये मान सकते हैं कि जब ये लक्षण आपको दिखाई दें कि आपके आंखों का रंग पीला हो रहा है या पेशाब में पीलापन बहुत ज़्यादा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ये हेपेटाइटिस के ही लक्षण हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेपेटाइटिस को अगर मैं पूछूं तो क्या ये संक्रमण वाली बीमारी है, लगती है एक दूसरे से? देखिए, एक दूसरे से लगने के बाद जैसे इसमें अलग अलग, जैसे मैंने टाइप बताया है, तो उसका अलग अलग स्प्रेड होने का वो मोड ऑफ स्प्रेड जो है वो डिफरेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस ए की, तो ये वाटर बोर्न डिजीज़ है बोलते हैं इसको, यानी कि पानी के जरिए से फैलता है। तो यानी कि कोई कंटामिनेटेड वाटर जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस प्रेजेंट है, या कंटामिनेटेड फूड से, ओरोफिकल रूट से चूँकि फैलता है। अगर मान लीजिए किसी को है, वो इस डेफिकेशन ऐसे एरिया में करते हैं उस वक्त से जहाँ पर जो है, और उस एरिया के फूड हम यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन पार्ट पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको हो सकता है हेपेटाइटिस ए। लेकिन हेपेटाइटिस बी है जो है एक्चुअली वो है आपका ब्लड बोर्न है, उसको बोल सकते हैं कि वो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से होता है वो, या फिर जो ड्रग्स हेपेटाइटिस बी भी और हेपेटाइटिस सी, ये दोनों ब्लड के ज़रिए होता है। या फिर जो है जो लोग का वैश्यावृत्ति में होते हैं, या फिर जो है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, या जो इस तरह के जो हैबिचुएट होते हैं, तो उनको फिर होता है। और फिर हेपेटाइटिस ई है, ये भी वाटर बोर्न डिजीज़ है, ये भी वाटर है, या फूड के कंटामिनेशन, जो कंटामिनेटेड फूड को या कंटामिनेटेड वाटर, जो कि आलूदगी या जिसके अंदर गंदगी हो, वो हेपेटाइटिस ई या ए का वायरस हो, जिसमें उस चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं, तो उनके ज़रिए से होता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस डी है, वो एक्चुअली क्या है, जिनको हेपेटाइटिस बी होता है उसकी वजह से उनके, वो समझिए कि उन्हीं को वो हेपेटाइटिस डी का वायरस वो अफेक्ट करता है। अगर बी नहीं है तो उसको हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। कौन कौन से हेपेटाइटिस के प्रकार हैं जो कि बैक्टीरियल हैं और जो वायरल हैं? वायरल तो जो मैंने बताया अभी जितने, ये हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ये सारे वायरल है। और दूसरे हेपेटाइटिस जैसे कुछ इन्फेक्शन से होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, या दूसरे इस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं जो आपको लीवर को अफेक्ट कर रहे हैं जिस इन्फेक्शन की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकस है, या स्टेफाइलोकोकस है, या ई कोलाई का इन्फेक्शन है, अगर आपको ये डिफरेंट बैक्टीरिया है, उनकी वजह से अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेटरी, तो फिर बैक्टीरियल कंडीशन में आएगी वो। और इसी तरीके से एमेबिक होता है, जो कि आपका अमीबा जो होता है, जो है उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है, और फिर जो है आपका उस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसमें आप जो है उसको बोल सकते हैं कि वो आपका एमेबिक इन्फेक्शन हो रहा है। अभी आपने कहा कि फैटी लीवर भी एक प्रॉब्लम है। जी जी। क्या फैटी लीवर वाली प्रॉब्लम इतनी बढ़ती है, या उसमें कोई ऐसे लक्षण हैं, क्योंकि अभी ये बहुत कॉमन है, जिससे हेपेटाइटिस हो जाए?
जी बिल्कुल, फैटी लीवर एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीज़ों से फैटी लीवर, जैसे आपके खान पान, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल या अल्कोहल या ड्रिंक जो लोग करते हैं उनकी वजह से मतलब जो भी नशा है, जो खास करके जो है नशा पदार्थ जो ड्रिंक के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो होता है आपका लीवर अफेक्ट होता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म जो है लीवर के अंदर होता है, या उसका जो डाइजेशन या उसका पाचन की पूरी प्रक्रिया जो है आपका लीवर के अंदर ही हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका लीवर के उसको डाइजेस्ट करने में लीवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या सूजन या उसको कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस हो जाती है उसकी वजह से भी। और दूसरा कारण जो है कि आपका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब आपका बिल्कुल आराम, मतलब बहुत ज़्यादा आपका फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है, जिसकी वजह से भी फैटी लीवर होता है और वो आपका लीवर के अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप करती है और फैट के डिपोजिशन की वजह से भी आपका लीवर का फंक्शन हैम्पर होता है और उस कंडीशन भी हेपेटाइटिस हो सकता है जो है आपको। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर व्यक्ति अपने घर में खुद ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो हेपेटाइटिस नहीं लगेगा? सबसे पहले तो देखिए, एक तो जैसे आपका जैसे हेपेटाइटिस ए है, ये बहुत वाटर बोर्न डिजीज़ है, तो वाटर बोर्न डिजीज़ तो हम खान पान में शुद्ध चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर पानी भी लेते हैं तो उसको बॉयल करके या फिर फिल्टर पानी उसको यूज़ करें खान पान में, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी ये है कि अगर हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या आपका जो कि ब्लड के थ्रू ये हो रहा है, या जो लोग इस तरीके से जो मेडिकल फील्ड में है या वो ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जैसे लैब में लोग हैं, तो ऐसे लोगों को ब्लड कांटेक्ट से बचना है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि उनको डायरेक्ट जो है, अगर आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, जो लोग लैब में काम कर रहे हैं उनको। दूसरी चीज़ है कि आपको जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, खास करके जो नशीली चीज़ें जो है वो इंजेक्टेबल, एक ही सिरिंज के ज़रिए से एक ही निडल यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल लोग जो है ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी को अगर हेपेटाइटिस बी है या सी है, तो उसके ज़रिए से जो नशा ये लोग करते हैं तो उनके ज़रिए से एक दूसरे को स्प्रेड करता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जो हमारे यहाँ जैसे रेजिमिनल थेरेपी में होती है यूनानी मेडिसिन के अंदर में, उसमें एक होता है आपका हिजामा, जिसके अंदर में जो है आप हिजामा मतलब समझिए कि एक टाइप के वो रीजनल थेरेपी है, जिसके अंदर हम लोग कप लगा करके ब्लड को आपका जो है उससे जो गंदा ब्लड होता है उसको वैक्यूम क्रिएट करके उससे ऊजिंग करके उसको निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रॉपरली उसमें मिस हैंडलिंग होगा और उसको जो है हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो उसके ज़रिए से भी हो सकता है। इस तरीके के भी केसेस देखे गए हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी या सी इस तरीके से हो सकता है। हेपेटाइटिस ई भी वाटर बोर्न डिजीज है, तो उसमें भी फूड खाने पीने में इस तरीके की चीज़ें। और दूसरा बचाव का एक बहुत अच्छा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एक हेपेटाइटिस ए होता है वाटर बोर्न, हालांकि वो उतना लीथल नहीं है। लीथल हेपेटाइटिस बी और आपका सी होता है। तो वाटर बोर्न डिजीज़ है तो बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। सबसे पहले प्रिकॉशनरी उसमें जो हेपेटाइटिस ए का टीका लगता है बच्चों को, वो लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का भी टीका लगता है, उसका हेपेटाइटिस बी का भी टीका जो है उनको लगवा सकते हैं बच्चों को। अभी तो बोर्न के बाद में जो आपका पेंटावलेंट जो वैक्सीन जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है API का, उसके थ्रू बच्चों को वैक्सीन लगता है सबको, तो उसके ज़रिए हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन लगा, तो उसमें थोड़ी सी पहले के कंपेरिजन में अब धीरे धीरे उसकी जो है केसेस कम हो रहे हैं न्यूबॉर्न। हेपेटाइटिस की अगर मैं चिकित्सा बात करूं, जी तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हैं, बट यूनानी चिकित्सा पद्धति के पैटर्न पे कैसे होता है ट्रीटमेंट? प्रिंसिपल क्या है ट्रीटमेंट? प्रिंसिपल तो सबसे पहले देखिए, एक मैम जो अगर सबसे पहले तो जो भी सबब होता है, सबब का इजाला करना, मतलब जो उसका रूट कॉज है। रूट कॉज अगर मान लीजिए कि वायरल है, तो वायरल में हमारा जो है आपका जो भी जितने भी ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं या बैक्टीरियल है या आपका जो है एमेबिक है, तो सबसे पहले अगर जो जिस चीज़ का इन्फेक्शन है वो इस इन्फेक्शन को कम करना है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हम लीवर को रेस्ट देते हैं। लीवर हमारा ऑटो करेक्टिव ऑर्गन है, अपने आप को सेल्फ जो है वो करेक्शन करता है, ठीक है। मेडिसिन के तौर पर जब हम उसमें फिर देते हैं रेस्ट के बाद, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग भी, जैसे मैंने कहा कि जैसे कि वर में कभी धार है, वर में कभी बारिद है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हम लोग बहुत सारे उसमें देते हैं। जैसे कि आपका आर्के खासनी है, आर्के मको है, मतलब एक मेडिसिन है जो हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल ड्रग्स के तौर पर में। इसी तरीके से जो है आपका अर्के अफसंतीन है, अर्के बरंजासिफ है, ये इस तरीके के ये सिंगल, और जो उसका कंपाउंड फॉर्मुलेशन बहुत सारे माजिम दबिदुलवर्द है, और आपका जो है हबे कबिद नौशादरी है। इन तरीके की जो लीवर करेक्शन के लिए होता है, उनको रेस्ट भी दे उनको, और उनको जो है इजीली फिर खान पान में बहुत सारी, इसमें खास करके जो हेपेटाइटिस होती है उसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है कि आपको खान पान में अपने लीवर को रेस्ट देने वाली चीज़ें दें। हम खाने पीने में बहुत ज़्यादा हेवी डाइट बिल्कुल नहीं देना है, चाहे कोई देने से एकदम क्लियरली बताइए। रेस्ट देने से मतलब कि लीवर जैसे रेस्ट दो तरीके से हम दे सकते हैं। एक तो कि बॉडी को रेस्ट, उनका फिजिकल वर्कआउट नहीं होना चाहिए। दूसरा रेस्ट जो है आपके खान पान में
खान पान में ऐसी चीज़ें ना दें जिसकी वजह से लीवर को बहुत ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग करना पड़ा। जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो खाने के बाद में वो हमारा एब्जॉर्बेशन के बाद जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के वो लीवर में जाता है और लीवर में उसकी पूरी प्रोसेसिंग हो सकती है। समझ लीजिए कि लीवर हमारे बॉडी का किचन है। जो भी चीज़ें हम बाहर से मार्केट से लाते हैं तो वो फिर किचन में पकने के बाद फिर उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो उसी तरीके से हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो उसका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो लीवर में जा करके उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो पूरे बॉडी में हमारा यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें तो जिसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें हों जो कि डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को, या मतलब लीवर को ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग ना करना पड़े और उसकी वजह से लीवर को जो है वर्क बढ़ेगा तो फिर हेपेटाइटिस को क्योर होने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी मेडिसिन हम देते हैं, चाहे सिंगल ड्रग्स दो या फिर कंपाउंड ड्रग्स हो, उस साथ में ज़रूरी है कि हम फिज़िकल उसको रेस्ट दें, ताकि अगर बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए फिज़िकल वर्कआउट वो करेंगे तो उनको फिर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा तो आपको लीवर के ज़रिए ही फिर वो एनर्जी भी जो आप एब्जॉर्प्शन हो रहा है लीवर के ज़रिए, मान लीजिए अगर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ है आपका एनर्जी, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लीवर ही हेल्पफुल होता है। तो लीवर को वर्क करना पड़ेगा, तो फिर वो लीवर को रेस्ट नहीं मिलेगी उस कंडीशन में। और अगर खान पान में भी अगर हम बहुत ज़्यादा जो है ऑयली रिच फूड लेते हैं या फिर जो है प्रोटीन वाली ज़्यादा फूड लेते हैं तो लीवर को ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी हमको नहीं मिलेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको लीवर को वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से हमको रेस्ट लीवर को देना है मेडिकेशन के साथ में। मेडिकेशन तो आप जैसे कि देते हैं कि जो भी आप घरेलू उपाय करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सबसे बहुत बेहतरीन जो है कि अर्के मको और अर्के कासनी को मतलब इसमें माना गया। मको एक प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम नाइग्रम। इसी तरीके से आपका जो है आपका कासनी एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है चिकोरियम इंटाइबस। इसी तरीके से आपका बरंजासिफ है, बरंजासिफ को जो है एचेलिया मिलेफोलियम बोलते हैं। और फिर आपका एक जो मैंने बताया था अफसंतीन, आर्टिमिसिया अफसिंथम, उसका साइंटिफिक नेम है। तो इन मेडिसिन ये सिंगल ड्रग्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। आपका जो है अगर बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है कि आपका जो सफ़रा हम बोलते हैं, जो आपका येलोइश पार्ट जो उसमें बढ़ रहा है, चूँकि सीरम बिलिरुबिन उसमें बढ़ रहा है, इसको हम लोग यूनानी बोलते हैं सफ़रा, मतलब इसमें बढ़ रही। तो सफ़रा को कम करने के लिए जो है इसमें हम लोग जो है तमरे हिंदी यानी कि जो आपका टमरिंड बोलते हैं आपका इमली, हाँ, इसको भी यूज़ करते हैं। आलू बुखारा जो है उसका जो है आलू बुखारा यूज़ किया जाता है, उसका वाटर जो है उससे निकाल करके और उसको। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको जो है आपका गन्ने का जूस है, मौसमी का जूस है, ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और न्यूट्रिशन भी दे रहा है, लीवर को रेस्ट भी मिल रही है इसमें। और खान पान में ऐसी चीज़ें अगर मान लीजिए कि वो जैसे कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें ज़्यादा उसको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, ताकि लीवर को ज़्यादा फंक्शन ना करना पड़े। साथ में सलाद का ज़्यादा यूज़ करना है ताकि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ना हो आपके इंटेस्टाइन से, क्योंकि फिर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा मतलब ज़्यादा चीज़ होगा तो लीवर को वर्क करना, तो उसके लिए सलाद जिसके अंदर फाइबरस फूड हो तो उनको यूज़ करना है, ताकि जो है आपका लीवर जो है रेस्ट पोजीशन में रहे। और ऑयली फूड तो बिल्कुल भी नहीं देना। अगर फैटी लीवर की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है तो बिल्कुल उसमें तो वैसे भी अवॉइड करना है, हालांकि उस फैटी फूड है। और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी हेपेटाइटिस, जैसे मैंने अभी बताया, उसकी वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर भी होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर मतलब जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उस कंडीशन में हो सकता है। इन्फेक्शन से की वजह से भी होता है वो, ऐसा नहीं है इन्फेक्शन। तो उसमें क्या है कि आपका छोटे छोटे इन्फेक्शन की वजह से फिर हीलिंग होती है। तो हीलिंग के कंडीशन में क्या होता है, फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस बोल सकते हैं आपको, मतलब फाइबर जो है लीवर के अंदर बढ़ रहे हैं वो सिकुड़ते हैं। मतलब जब कोई चोट लगती है तो हीलिंग के वक्त कैसे एक डिफरेंट टाइप का स्कार नजर आता है, वो फाइब्रोसिस की वजह से हो रही है। तो वैसी कंडीशन आपका इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो कि लीवर में अगर हो रहा है इस इन्फेक्शन से, तो वहाँ भी इस तरीके से स्कारिंग टाइप की यानी फाइब्रोसिस होती है। और फिर वो जो है लीवर आपका जिग जैग टाइप का होता है, मतलब बिल्कुल पैटर्न से स्मूथ होता है वैसा नहीं रहेगा। फिर वो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा, उसकी फंक्शन हैम्पर होगी, फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकता है अगर प्रॉपर उसको हैंडलिंग नहीं किया जाए तो क्या हेपेटाइटिस होने से अगर कोई पेशेंट पूरी तरह से क्योर नहीं हो रहे हैं और कहीं वो बॉडी में सप्रेस्ड है तो ये कैंसर का कारण बन सकता है? देखिए कैंसर का कारण जो है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, सबसे पहले तो ये है कि वो 2 ही हेपेटाइटिस है जो लीथल हो सकते हैं, और कैंसर बल्कि 3 बोल सकते हैं इसमें आपका जो है जो लीथल भी और कैंसर भी उससे हो सकता है। उसका रेशियो भी है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए में तो इस तरह का नहीं देखा गया कि उसकी वजह से कैंसर हो रहा हो या लीथल है, वो बहुत रेयर, मतलब 0.05% में की डेथ हो सकती है, मतलब बिल्कुल ही केयरलेस हो कोई उस तरीके की कंडीशन हो सकती है। हेपेटाइटिस बी है जो उसको डेंजरस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उसका वायरस जो होता है वो आपका बॉडी सरफेस में देर तक सर्वाइव करता है, और वो फिर उससे जो है 1 से 3% तक कैंसर होने के चांसेस है लेटर स्टेज में, है ना। कि वो 5 से बिल्कुल करेक्ट नहीं किया, करेक्ट करने के बाद भी वो तो बिल्कुल प्रॉपर, जैसे अगर उसको हुआ है इन्फेक्शन तो चांसेस हैं उसको हो सकता है वो,
है ना। लिवर करेक्शन के बाद भी वो डोरमेंट स्टेज में आपका जो है, बिल्कुल डोरमेंट स्टेज में आपका जो वायरस होता है वो चला जाता है, यानी कि साइलेंट मोड में चला जाता है जिसको बोल सकते हैं वो। हाँ, बॉडी में रहता है वो। तो वो आपका जो है वो लेटर स्टेज में 10 साल 15 साल के बाद में ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी, उसको इस सबसे ज़्यादा खतरनाक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उससे कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं 10 से 15 साल में। अगर उसमें भी हालांकि बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं है कि सबको कैंसर है, क्योर होने के बाद में कंडीशन होती है किसी की, तो उसमें 10 से 15 साल में अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हुआ है तो लीवर कैंसर होने के चांसेस है। पहले तो उनको होगा कि सिरोसिस ऑफ लीवर होगा, और सिरोसिस लीवर होने के बाद में कैंसर हो सकता है। उसके अलावा भी जैसे कि ओसेफिजियल और जो है वेरिकोसील, जो ओसेफिजियल वेरिसिस हो सकता है, और फिर आपका जो है आपका एब्डोमेन के अंदर में पेरिटोनियल कैविटी है, उसके अंदर जो है फ्लूइड भर सकता है जिसको एसाइटिस बोलते हैं। तो इसका ये सब कंडीशन होते होते और लीथल हो सकता है वो कंडीशन में भी। डॉक्टर साहब, अभी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो देखने को आ रही है ना, कि किसी का लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई अल्कोहलिक एक्टिविटीज़ नहीं है, बट फिर भी फैटी लिवर, हेपेटाइटिस एंड देन कैंसर, ये कुछ केसेस सुनने को मिले। अच्छा, ठीक। तो जी जी। इन केसेस में जिनका खान पान नॉर्मल है, क्या वो कंडीशंस हैं जिस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है शायद हमारे दिनचर्या में, और इन्फेक्शंस में जिसको कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन ना लगे? देखिए, जैसे आपने बताया कि फैटी लीवर भी हो रहा है, तो फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कारण है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो हमारी जो आराम पसंदगी वाली जो ज़िंदगी है, जो हमारा जीवन यापन का जो तरीका है, जिसमें हम कुछ फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, और खाने पीने में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का कंजम्पशन है, या इस तरीके की चीज़ें, फास्ट फूड का कंजम्पशन है जिसके तो फास्ट फूड के अंदर क्या है कि ज़्यादा क्वांटिटी में आपका जो है मैक्सिमम जो है वो सिर्फ जो है मैदे से चीज़ें ज़्यादातर बनाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो स्टोर होगा, आपका स्टोर करने का काम करेगा लीवर, क्योंकि वो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज को फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और वो फिर फैट में कन्वर्ट करके फिर स्टोर करेगा। तो उस कंडीशन में अगर आप फिजिकल वर्कआउट में रहेगा तो भी, अगर फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपकी एनर्जी बर्न होगी, तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी और फैट में वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसकी वजह से क्या है कि अपने रूटीन जो लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है सबसे पहले। और दूसरी चीज़ है कि खान पान में जो है हम ऐसी चीज़ें ना लें जो ऑयली फूड हो, या फिर जो है फास्ट फूड हो, या फ्राइड आइटम हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा उसको। दूसरी, स्प्रेड अगर किस वजह से ज़्यादा हो रहा है, आप बोल रहे हैं ना, तो स्प्रेड होने का एक बहुत बड़ा कारण जो है आपका जो है मिस हैंडलिंग, जो खास करके लैब के अंदर में, कोई आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और उसमें जा करके क्या होता है कि आपको जैसे हेपेटाइटिस बी है, आपका ब्लड सैंपल लिया, उसके बाद जो है प्रॉपर उसको जो है हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, और फिर मेरे को भेज दिया उसने, तो उससे एक दूसरे से स्प्रेड इस तरीके से हो सकता है। हॉस्पिटल इंड्यूस्ड जिसको बोलते हैं, हॉस्पिटल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी कि वो कोई भी हेपेटाइटिस हो सकता है, ए बी या सी, वो हॉस्पिटल इंड्यूस्ड उस तरीके से लैब के ज़रिए से हो सकता है। या फिर जो है आपका जो बताया मैंने कि नशे के ज़रिए से जो हो रहा है, तो उनको उस तरीके से वो नहीं करने का है कि वो एक ही नीडल को मल्टीपल पर्सन उसको यूज़ करे, ठीक है। और खाने पीने में जो है प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करें, वाटर जो है सैनिटाइज्ड वाटर या प्यूरिफाइड वाटर जो है ड्रिंक करें। खान पान में जो है फूड अगर इंटेक करते हैं तो वो मार्केट में इस तरीके से जो कि गंदी जगह का उस तरह का अगर आपको है तो उस तरीके से मार्केट से अवॉइड करें उस तरह के खाने के लिए। बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हैं हमारे यहाँ जिनसे ट्रीटमेंट होता है। क्या डिफरेंस है या कितनी जल्दी रिलीफ मिलता है हेपेटाइटिस में अगर हम यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ में अगर देखिए, अगर लीवर करेक्शन की बात करें तो जो भी मेडिसिन मिलेंगी आपको मैम, वो हर्ब्स में ही मिलेंगी आपको जो भी केमिकल मेडिसिन जो भी होती है उनमें हेपेटाइटिस को प्रॉपर क्योर करने के लिए अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल वो देते हैं ज़रूर उसमें, लेकिन लीवर को रेस्ट करके उसको करेक्शन के लिए जो मैंने बताया कि वो आपको हर्बल मेडिसिन में ही ज़्यादातर मिलेंगी। आपको जितनी भी मेडिसिन होती है वो मैक्सिमम हर्बल ओरिजिन की ही मेडिसिन आपको मिलेंगी, चाहे और उनमें ज़्यादातर यही है। एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन यहाँ पर एक भुई आंवला करके भी यूज़ होता है, बल्कि बहुत सारे पेशेंट को मैंने हेपेटाइटिस बी का जो है या भुई आंवला हो गया या मको हो गया, कासनी हो गया, उनको यूज़ कराने से उनको मैंने कहा कि एक जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वायरस ख़त्म तो नहीं हो जाता है ना, लेकिन क्या होगा कि वो डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, आपका बॉडी से सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। जो आपका हेपेटाइटिस डेवलप हो रही थी उसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो रहा है या फिर जो है आपका सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे आपका नॉर्मल 1 से मैंने बताया कि सीरम बिलिरुबिन का लेवल कम होना चाहिए, लेकिन 1 से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यूनानी मेडिसिन जो आती हैं जी, क्या उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है?
साइड इफेक्ट बिल्कुल बोल सकते हैं बहुत कम होता है, लेकिन चूँकि मैक्सिमम चूँकि हर्ब्स होती हैं यूनानी मेडिसिन के अंदर में, अब जैसे हर्ब से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें खान पान में है, जैसे कोई बैगन यूज़ करता है खाने के लिए, तो बैगन से किसी को एलर्जी हो सकती है। तो उसी तरीके से बहुत सारी जो यूनानी मेडिसिन होती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ किसी को एलर्जी हो सकती है, या उससे किसी को प्रॉब्लम, जैसे मैं सिंपल जो है मैंने बताया कि टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उस टेम्परामेंट में अगर किसी को हार मिजाज की दवा देनी है और हमने बारिद मिजाज की दवा दी, यानी कि हॉट टेम्परामेंट की मेडिसिन देनी थी और हमने कोल्ड टेम्परामेंट की मेडिसिन दे दी अगर किसी गलती की वजह से, तो उसको वो नुकसान करेगा, फ़ायदा होता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हर्बल मेडिसिन भी कहीं न कहीं कम होगी, उस तरह का नहीं कि बॉडी का जो है डिटोरिएट कर रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा उसमें जो है बॉडी को हज़ार पहुँचाया, लेकिन बहुत कम कंडीशन में कुछ न कुछ ना के बराबर जिसको बोल सकते हैं नेग्लिजिबल जो है उसमें इफेक्ट हो सकता है, वो किसी कंडीशन में वो भी। दर्शकों, आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति में सिर्फ हर्ब्स का यूज़ करके हमारा ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हेपेटाइटिस बहुत इजी लगता है सुनने में, लेकिन बहुत क्रिटिकल भी हो सकता है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, अपने खान पान का, अपने लाइफस्टाइल का, पानी का, कि हम शुद्ध पानी पिएं, बॉयल करके पानी पिएं। बारिश का टाइम है, पानी में गंदगी आ जाती है, तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, तो इस बड़ी ख़तरनाक बीमारी जो कि बहुत सिंपल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उससे बचा जा सकता है। अपना ध्यान रखें, खान पान शुद्ध करें, अपना लाइफस्टाइल का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।